हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके व्याकरण के मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो काफ़ी टॉपिक हम आपके कवर करा चुके हैं व्याकरण में, और आप सभी का 23 को यूपी टेट का एग्जाम है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण के मिक्स्ड क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। जिस लेवल से आपके यूपी टेट में क्वेश्चन आता है, तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सभी आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप इसे पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका जो व्याकरण का टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको पता चल जाएगी कि आपने कितना कवर किया है और आप कितना सही कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो कारक वाला टॉपिक मैं आपको कवर करा चुकी हूं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बात अलगाव की होगी, मतलब अलगाव मतलब किसी चीज से हम अलग हो रहे हैं, तो कौन सा कारक होता है। तो जब हमारा अलगाव होता है तो हमारा होता है अपादान कारक। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक इसका आपका सही हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ से बंदर कूदा। तो जो पेड़ है, पेड़ से बंदर कूदा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर भी आपने देखा, जो पेड़ है, पेड़ से बंदर कूद के पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब भी कोई चीज अलग होगी तो कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपसे बार बार इसी तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस यही रहते हैं, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या तरीका है पूछने का। जैसे आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, दोनों क्वेश्चन सेम थे, अपादान कारक के थे, लेकिन बस थोड़ा बदल दिया। वहां पे चूहा बिल से बाहर निकला था, यहाँ पे बंदर पेड़ पे रहता है तो वो पेड़ से कूदा है, तो पेड़ से अलग हुआ है। तो इसलिए आपका ये हो जाता है अपादान कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन, जो यहाँ पे बुद्धिहीन शब्द है, ये व्याकरण की दृष्टि में आपके लिए क्या है, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक क्रिया है, या एक विशेषण है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई विशेषता बता रहे हैं किसी की, तो वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ बुद्धिहीन, हम यहाँ पे बुद्धिहीन क्या है, एक विशेषता बताई जा रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो जब आप किसी की क्वालिटी बताएंगे, विशेषता बताएंगे, तो वो क्या हो जाता है, आपका विशेषण हो जाता है। तो ना ही यहाँ पे संज्ञा होगा, ना ही यहाँ पे सर्वनाम होगा, ना ही यहाँ पे क्रिया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी टेट के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपसे 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, छत से ईंट गिरी। कहां से, छत से ईंट गिरी। अब जो ईंटें थी वो छत से गिर गई, तो छत से अलग हो गई। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो आप इजीली बता सकते हैं, मैम अब तो अपादान कारक एग्जाम में आ जाएगा, तो हम बिल्कुल नहीं भूलने वाले, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि जब भी अलगाव होता है, कोई चीज अलग होती है, तो वो अपादान कारक होता है। और हमारे यूपी टेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो अब तो अपादान कारक को हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए लाया गया है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो सके क्या आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब आपको बताना है पुल्लिंग शब्द क्या है। तो मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी समझाया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आपको कैसे करनी चाहिए। तो जैसे आप रात, बात, गीत, मात, ये आपके पास ऑप्शन में है। आप ये देखिए, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है, तो आप क्या कहेंगे। जैसे आपने कहा, आप एक नॉर्मल सेंटेंस बोल देते हैं, रात हो गई, जैसे बोलते हैं ना, रात हो गई, तो गई हुई है ना, आप हो गई बोल रहे हैं। ये कोई बोल रहे हैं रात हो गया है,
नहीं, आपका जो सही सेंटेंस होता है वो होता है रात हो गई है, सुबह हो गई है, ऐसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे रात तो हमारा स्त्रीलिंग बता रहा है। बात क्या है यहाँ पे, बात हो रही है उन दोनों के बीच में, या ये कहेंगे बात हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो इसलिए ये भी आपका स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे है राम ने गीत गाया। अगर मैं कहूं सीता ने गीत गाया, या मैं कहूंगी सीता ने गीत गाई, नहीं, मैं कहूंगी राम ने गीत गाया या सीता ने गीत गाया। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग की साउंड कर रहा है। तो आपको इसी तरह से अपने ऑप्शन को वाक्य में कन्वर्ट करना है और देन देखना है कहाँ पे आपको स्त्रीलिंग की साउंड आ रही है, कहाँ पे आपको पुल्लिंग की साउंड आ रही है। तो अब आपने खुद देखा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे गीत जो है ये आपको पुल्लिंग दिखा रहा है, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है कि राम है जिसने क्या किया है, सुरेश के साथ एक मित्रता का निर्वाह किया है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा को आपको पहचानना है, कौन सी यहाँ पे एक भाववाचक संज्ञा है। राम है, सुरेश है, निर्वाह है, मित्रता है। तो आप सभी खुद कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा हमारी कौन सी होगी, मित्रता होगी, क्योंकि यहाँ पे हम भाव को देखेंगे। भाव क्या है, मित्रता हो गई, हमारी ऑनेस्टी हो गई, हमारी जो भी ये चीजें होती हैं जिनसे भाव प्रकट हो, वो सभी किस में आ जाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा में। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको देखने को मिला कि मित्रता क्या है, आपका एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है। आप कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो इसी शहर में है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण आप बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है, सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है, संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है, या फिर परिमाण बोधक विशेषण की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने जो ये मेरा यूज किया है, यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे आपने अपना मेरा यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपने संज्ञा ना यूज करके सर्वनाम को यूज किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम मैंने पढ़ाया था आपको कि जब संज्ञा के स्थान पर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपके सर्वनाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म कारक का चिन्ह। तो ये हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, कारक कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से पूरी सीरीज आपको समझाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको ये क्लियर होगा। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, तो इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। कर्म कारक कौन सा होता है जिसमें हमारा को का चिन्ह देखने को मिलता है, तो वो कौन सा कारक होता है, आपका कर्म कारक होता है। और कर्ता कौन सा होता है, कर्ता ने होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार से किस संख्या का बोध होता है। आप बाजार की बात कर रहे हो, मार्केट की बात कर रहे हो, तो उसमें मार्केट जो है वो कौन सी संख्या का बोध कराता है, भाववाचक का कराता है, नहीं, भाववाचक तो वो होता है जहाँ पे भाव की बात हो। जातिवाचक का कराता है, नहीं, जातिवाचक होते हैं जो एक प्रकार की जाति का बोध कराए। समूहवाचक का कराता है या व्यक्तिवाचक का कराता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि बाजार एक ग्रुप है, एक समूह है जिसके बारे में वो बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपको बताना है गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, गोल आपका गुणवाचक नहीं है, अधिक आपका गुणवाचक नहीं है, नुकीला आपका गुणवाचक नहीं है, भीतरी आपका गुणवाचक नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका है कि अधिक जो है ये गुणवाचक नहीं है, लेकिन गोल, नुकीला, भीतरी ये क्या है, एक गुण है किसी के। तो गोल हो सकती है कोई चीज, नुकीली हो सकती है कोई चीज, भीतरी टाइप हो सकती है, बट अधिक यहाँ पे गुणवत्ता का बोध नहीं कराता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया है अगर उसके अर्थ को स्पष्ट करना है तो उसको स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होगी? सहायक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, नाम बोधक क्रिया होगी या फिर नाम धातु क्रिया होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके जो मुख्य क्रिया है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती क्या है? तो आपकी जो मुख्य क्रिया है वो अर्थ स्पष्ट करने वाली होती है सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य का कारक बताइए। तो लड़का पेड़ से गिरा, तो ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो कारक से आपका क्वेश्चन आ रहा है वो आपका ज्यादातर अपादान कारक से आ रहा है। तो आपने देखा 2011 में भी पूछ लिया गया है, 16 में भी पूछा गया है। तो ये वाला टॉपिक तो आपको भूलना ही नहीं है कि अपादान कारक कौन सा होता है। जहाँ पे अलगाव होता है वो हमारा अपादान कारक होता है। तो लड़का यहाँ पे पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ पे था, पेड़ से गिर पड़ा है, तो वो क्या हो गया आपका अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। मतलब लोगों ने क्या करा? शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो अब इसमें आपको क्या बताना है? कारक बताना है। तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको विभक्ति सिखाई हुई है वो मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को। तो हमने जो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारा जो को का चिन्ह हमने लगाया है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा को जो है दिखा रहा है कर्म कारक। लेकिन इस क्वेश्चन में ये अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो इन्हें यहाँ पे अंडरलाइन देना चाहिए था कि हमें पूछ क्या रहे हैं, वरना इसमें आपका कर्म कारक भी है, इसमें आपका कर्ता कारक भी है। तो अगर लोगों ने को देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक है और डाकुओं को देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका कर्म कारक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाता है अंडरलाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है कि महात्मा गांधी जो थे उनमें बहुत, अमूल्य का मतलब है कि जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने गुणवान थे वो। उन्हें अमूल्य, उनकी मतलब कोई मूल्य नहीं है उनका, जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अमूल्य क्या बता रहे हैं हम? उनकी विशेषण को बता रहा है, संज्ञा बता रहा है, सर्वनाम को बता रहा है या फिर क्रिया को बता रहा है। तो अमूल्य गुण की बात चल रही है तो वो एक उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है? उनका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो ये से विभक्ति है ये किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो कर्ता होगा, कर्म होगा, संप्रदान होगा या फिर करण होगा। तो ये जो आपके पूरी कारक के 8 प्रकार होते हैं उनके आगे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि किसका कौन सा चिन्ह होता है। तो जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, ऐसे ही आपका करण का क्या होता है? से होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कारक वाला टॉपिक आपसे पूछा ही जा रहा है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप ये देखिए कि नहाया पहले कोई भी है, उसने फिर उसके बाद भोजन किया है, तो ये कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है? यहाँ पे संयुक्त क्रिया को दर्शा रहा है या प्रेरणार्थक क्रिया को दर्शा रहा है या फिर द्विकर्मक क्रिया को दिखा रहा है या फिर पूर्वकालिक क्रिया को दिखा रहा है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि आपने एक काम को पूरा करने के बाद दूसरा काम कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। पहले नहाने के बाद फिर आपने क्या किया? भोजन किया, तो ये हो जाता है आपका पूर्वकालिक। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपको ये नहीं है कि डिक्टो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए राधा ने अपना काम करके फिर अपना खाना खाया, या मतलब कुछ भी कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसके बाद कर रहे हैं, तो वो एक तरह से पूर्वकालिक में हो जाता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? आपको इसमें बताना है कि हे राम तुम कहाँ हो। आप
भगवान को याद कर रहे हो, हे, अरे, इस टाइप से आप पुकार रहे हो। जब आप पुकारते हैं तो कौन सा कारक होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है या फिर अपादान कारक होता है। तो जब भी आप किसी को पुकारते हैं हे करके या अरे करके, तो तब आपका आता है संबोधन कारक। कौन सा कारक आता है? संबोधन कारक आता है जब आप किसी को पुकारते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो बुढ़ापा शब्द है इसमें आपको बताना है इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या कोई सी भी संज्ञा नहीं है। तो जो बुढ़ापा है ये कहीं ना कहीं आपका एक भाव है, एक भाव को दर्शाता है, ये अवस्था को दर्शाता है। ये तो बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, जवानी हुई, ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। तो ये आपकी आ जाती है भाववाचक संख्या के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया विशेषण है? जब आप बात करते हैं वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण यूज किया है आपने? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक? तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इसमें भी आपका अंदर मैंने पढ़ाया था, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में हमें पता होता है, अनिश्चित में हमें पता नहीं होता है कितना है। तो यहाँ पे थोड़ा है, अब थोड़े में कितना है हमें नहीं पता है, तो अनिश्चित हो जाता अगर आपके ऑप्शन में होता। अदरवाइज आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंदर ही ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है कि अब मुझसे उठा ही नहीं गया। तो आप क्या बता रहे, कौन सा वाच्य है? कर्ता वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है या कोई सा भी नहीं है? तो आपसे उठा नहीं जा रहा है, ये एक अपना भाव बता रहे हैं आप कि आपसे उठा नहीं गया या लेटा नहीं गया। तो ऐसा होता है ना, जैसे आप देखते हैं घर पे मम्मियाँ जो होती है, जैसे कोई रिलेटिव आ जाता है ना या हमारे फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, तो अपने दुख रोने लग जाती है, पहले ही अपने भावों को बताने लग जाती है कि पैरों में दर्द रहता है, उठा ही नहीं जाता है। तो इस टाइप की चीजें जो होती है क्या होती है? भाव को दर्शाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो आपको बताना है जो 4 गज मलमल है इसमें आपका कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक वाचक विशेषण है या फिर परिमाण बोधक विशेषण है? तो आप बता पा रहे हैं कि वो चीज कितनी है? 4 गज है। 4 गज मलमल जो है आप उसे बता पा रहे हैं परिमाण में, तो वो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के भेद देखे जाएं तो वो आपके होते हैं 5, लेकिन अगर कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा देखे जाएं तो वो होते हैं आपके 3। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं अगर आप उनका लिंग निर्धारण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? प्रत्यय के आधार पर करते हैं, संज्ञा के आधार पर करते हैं या सार्वनामिक के आधार पर करते हैं या फिर क्रिया के आधार पर करते हैं? तो जो क्रिया है, क्रिया के आधार पर आपका लिंग निर्धारण हो जाता है। तो क्रिया के आधार पर आप लिंग को निर्धारण करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सीता स्कूल जाती है, तो यहाँ पे जब बात चल रही है एक स्त्री की, सीता की बात चल रही है, तो हमने क्रिया क्या बताई? जाती है। तो क्रिया भी उसके साथ स्त्रीलिंग ही आई है। अगर हमने कहा राम स्कूल जाता है, तो हमने वहाँ पे लिंग राम पुल्लिंग में आएगा, तो राम के साथ हमने क्या लगाया है? पुल्लिंग ही क्रिया लगाई है। तो इस तरह से आप राम के साथ जाति यूज नहीं करेंगे, राम के साथ आप क्या यूज करेंगे? जाता है यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाए थे कारक, जिसमें आपके कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है कंटेंट की, तो आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के अंदर ही आपको कंप्लीट कंटेंट देने की कोशिश करी है, जिससे कम टाइम में आप ज्यादा सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कवित्री ये भी है, कवित्री ये भी है, कवित्री ये भी है, तो आपको सही की पहचान करनी है। तो कवित्री कौन सा आपका सही है, तो ये जो आपका ऑप्शन है सी, ये आपका इसमें कवियत्री बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपसे 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। तो जो कारक है उसके कितने भेद होते हैं वो हमने अभी पढ़ लिया। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम जो होता है उसके आपके 6 भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सर्वनाम के भेद कितने होंगे, 6 होंगे। संख्या के कितने भेद होंगे, 5 होंगे। और कारक कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये आप भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है, यह नई साड़ी है। कोई साड़ी नई बता रहे हैं आप या पुरानी बता रहे हैं आप, तो वो आप क्या बता रहे हैं साड़ी की, तो साड़ी की विशेषता को ही तो बता रहे हैं, सर्वनाम बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं। तो आप उस साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर आपने कहा ये नई बुक है, मेरा नया पेन है, या कुछ भी है, नया पुराना, जिस चीज के बारे में भी आप बता रहे हैं, तो आप उसकी विशेषता बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। जो बिल्ली है वो कहां से कूद पड़ी है, छत से कूद पड़ी है। ये क्वेश्चन भी आपसे 2011 में पूछा गया था। अपादान कारक है, डायरेक्ट देखते ही बता दीजिए। अगर आपका अलग हो रहा है कोई, तो अलगाव होने से आपका क्या आंसर हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए। बिल्ली छत से कूद पड़ी से हमें याद आ जाएगा कि हमने पूजा मैम की क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारा कुछ भी अलगाव होगा, कोई भी चीज अलग होगी कहीं से, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, जो धीरे धीरे हो रहा है, ये क्या है, एक आपकी क्रिया विशेषण है। यहाँ पे धीरा जो है, धीरे का भी धीरे बता दिया, मतलब धीरे ऑलरेडी वो एक क्रिया कर रहा है, उसकी भी विशेषता बता दी है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा आप आ गए, इसमें जो आहा शब्द है ये क्या है, एक संज्ञा है, ये एक सर्वनाम है, ये एक विशेषण है, या फिर यह एक आपका अव्यय है। तो जो आहा शब्द है ये आपका क्या है, ये आपका एक अव्यय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द आपको इसमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। नदी आपका पुल्लिंग है, इलायची आपका पुल्लिंग है, पानी आपका पुल्लिंग है, प्यास आपका पुल्लिंग है। तो देखिए, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मेरी तरह यही ट्रिक करनी चाहिए कि आप उसका वाक्य बना के देखिए जो आप अपने आसपास सुनते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, हम भी ज्यादातर यही सुनते हैं। अगर मैं कहूं नदी बह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो नदी बह रही है सही होगा, तो ये तो स्त्रीलिंग है। अब मैंने कहा पानी बह रहा है, अब मैंने पानी बह रहा की जगह बोल दिया कि पानी बह रही है, तो पानी बह रही तो हम नहीं बोलते हैं, तो इसलिए आपको आपका आंसर मिल गया। पानी बह रहा है तो मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएं और अपना आंसर ढूंढ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप ईए का यूज करेंगे, ई का यूज करेंगे, इक का यूज करेंगे, या फिर आ का यूज करेंगे। तो इसमें आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप आ का यूज करेंगे, तो आपका ये बन जाएगा स्त्रीवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है कि इसमें किस ऑप्शन में आपका विशेषण का प्रयोग इसमें किया है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। जैसे पहला है राम जाता है, तो यहाँ पे तो कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है सीता फल खाती है, तो यहाँ पे भी कोई विशेषण नहीं है। यहाँ पे सी में है मेरी गाय काली है, तो यहाँ पे आपने देखा मेरी गाय कैसी है? काली है। तो आपने उस गाय की विशेषता कैसे बताई है कि मेरी गाय काली है या मेरी गाय गोरी है या मैं गोरा हूं या मैं काला हूं, इस तरह से जो आप बता रहे हैं तो वो आप विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे? वाक्य ये आपका हो जाएगा जिसमें आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से शब्दों में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़ में हुआ है, शताधीश में हुआ है, गंगा जल में हुआ है या फिर रेखा चित्र में हुआ है। तो जो आपका इसमें अधिकरण का प्रयोग हुआ है वो वाहन रूढ़ के अंदर हुआ है। तो आपने सुना होगा जब अधिकरण कारक आपने पढ़ा था उसमें का, की, ना, नी, रे, री इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलते थे। तो इसमें भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? वाहना रूढ़ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को कौन सा चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता तो हो जाता है ने और कर्म क्या हो जाता है? को हो जाता है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता का को हो जाएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक कारक वाले टॉपिक की वीडियो वॉच नहीं करी है तो उसे तो आप ज़रूर करके जाइएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20 से 30 मिनट्स के बीच में हमने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आप उसे ज़रूर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ रहे हैं अभी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो कर्ता के साथ ने का चिन्ह होता है, कर्म के साथ आपका को का चिन्ह होता है। ये 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। एक आपका हमने बताया अपादान कारक, अपादान कारक में अलगाव होता है, जब चीजें अलग होती हैं तो वो आपका अपादान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती होगा, दात्र होगा, दात्री होगा या धात्री होगा? तो जो दाता का स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका होता है दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़का पेड़ से गिरा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है आपका या फिर से दोबारा से एग्जाम में रिपीट हुआ है आपका। तो लड़का पेड़ से गिरा है तो वो उससे अलग हुआ है, तो वो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पापी में कौन सा विशेषण है? जो पापी है, हम पापी बता रहे हैं किसी को तो वो उसके गुण तो बता रहे हैं ना। अब चाहे कोई पापी है, कोई अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, उसका अपना गुण है वो। तो यहाँ पे आपका संख्यावाचक है, सर्वनाम है, परिमाण है, गुण है। तो पापी जो है एक गुणवाचक विशेषण है, उसकी गुणवत्ता बता रहे हैं। अब पापी भी हो सकता है, वो सत्यवादी भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो वो क्या है? गुण के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन सी आपकी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लिपि आपकी व्यक्तिवाचक है, देवनागरी आपकी व्यक्तिवाचक है, बच्चे आपके व्यक्तिवाचक हैं या फिर भाषा आपकी व्यक्तिवाचक है? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का आंसर होगा इसमें आपका होगा देवनागरी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देवनागरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश है कि बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। गुणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो आपने कहा बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन कितनी करते हैं ये आपको खुद ही नहीं पता है, तो आप क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाण, जिसका आपने पूरी तरह से परिमाण नहीं निकाला है, अनिश्चित बता रहे हैं आप, बहुत सी गलतियां करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं?
तो ये जो आपके चारों हैं ये आपके संज्ञा के उदाहरण है, ये आपके सर्वनाम के उदाहरण है, या फिर ये आपके विशेषण के उदाहरण है, या किसी के भी नहीं है। तो आप सभी कहेंगे ये तो विशेषण के उदाहरण है, ये तो हमें भी पता है, तो यही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक है। आपको बताना है कि पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पुस्तक को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखिए, मेरी पुस्तक यहाँ रखी है। आपने कहा मेरी पुस्तक यहाँ रखी है, तो आप अगर इसी सेंटेंस को बोलते हैं मेरी पुस्तक यहाँ रखा है, रखा कोई बोलते हैं आप नहीं ना, तो आप बोलते हैं मेरी पुस्तक यहाँ रखी है। तो रखी साउंड क्या करता है, स्त्रीलिंग की तरफ बताता है, तो ये हो जाता है आपका इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्र का बहुवचन है। तो छात्र का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, छात्रों। छात्र में हम बात कर रहे हैं एक बच्चे की, एक छात्र की, उसमें ना हम जेंडर रोल बता रहे हैं कि लड़का है या लड़की है। अब हमने बात करी है छात्र का बहुवचन क्या होगा, अगर हमें बहुत सारे बच्चों की संख्या बतानी है तो हम क्या बताएंगे, छात्रों। तो छात्रों आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनतंत्र शब्द में से किस समास प्रकार का अंतर्गत आता है। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि जो ये जनतंत्र शब्द है ये किस समास के अंदर आता है। तो समास से भी आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास वाला टॉपिक अभी हम आपका नहीं करा पाए हैं क्योंकि अभी आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको ज़्यादा कंटेंट वो दिया जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनतंत्र जो है, अगर जनतंत्र को आप समास में विग्रह करते हैं तो क्या होता है, जन का तंत्र होता है। तो जन का तंत्र जो है, जो ये का वाली विभक्ति है ये आपकी आती है संबंध तत्पुरुष समास के अंदर आती है। तो इसे आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं समास को, तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको ये टॉपिक करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो जो कबीर है वो कल कैसा दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदरता यहाँ पे क्या बता रही है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या विशेषण है। तो सुंदरता यहाँ पे क्या है, आपका एक विशेषण है। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पशुता शब्द उदाहरण है। जो ये पशुता शब्द है ये किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, या फिर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, या फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो ये पशुता है ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया है, या फिर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में से कोई नहीं है। तो जो यहाँ पे कहा है मैं अपना सिर खुजाता हूँ, ये क्या है, आपकी एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये सभी टेट एग्जाम में आए क्वेश्चंस हैं जो आपसे हिंदी व्याकरण में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरा कुत्ता काला है। तो इसे देख के तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में पहले भी पूछा गया था इस टाइप से, और ये आपका छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया है। तो मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पे हमने उसकी क्या बताई है, विशेषता बताई है। तो ये क्या होगा, सर्वनाम सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा, विशेषण होगा, या फिर क्रिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो जो संज्ञा का रूप होता है जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे आप कहते हैं अपना अधिकरण कारक। तो देख लीजिए कारक के कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में वचन होते हैं। तो हमें बताना है जो हम वचन पढ़ते हैं वो कितने होते हैं, एक होते हैं वचन,
2 होते हैं वचन, 3 होते हैं वचन, या फिर अनगिनत वचन होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वचन आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। तो एक वचन कौन से होते हैं? जहाँ पे हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुवचन क्या होता है? जहाँ पे हम बहुत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा का बहुवचन होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे जो आगरा है, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे होगा, आग्रो होगा, आग्रे होगा, बहुवचन नहीं होगा। तो जो आगरा है इसका आपका बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा तो यहाँ पे इसे हम बहुवचन में कैसे बता सकते हैं? एक ही तो है ये, अब ये कोई है, बहुत सारे आगरा हैं, तो यहाँ पे इसका बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको विकारी और अविकारी शब्द पढ़ाया था तब अच्छे से समझाया था कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, या पदबंध कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द से ही आपको समझ में आता है कि विकार उत्पन्न होगा, मतलब उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर बात करी जाए अविकारी में, तो अविकारी क्या हो जाता है? जहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। जो ये कवि है, अगर आप इसे स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो इसका कौन सा रूप होगा? तो आई थिंक ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। एक बार ये आपका यूपी टेट में पूछा गया है और आपका राजस्थान टेट में पूछा गया है। तो इसका जो कवित्री आप लिखते हैं वो सही तरह से आप इस तरह से लिखते हैं और सभी आपकी ये गलत हो जाते हैं। तो स्त्रीलिंग में आप कवित्री जो है ये आपका सही हो जाए। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें आपसे कवयित्री पूछा है, किसी एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले, कवयित्री का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? कवि लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी। तो जातिवाचक कौन सी संज्ञा होती है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक प्रकार की जाति का बोध कराती है। तो यहाँ पे आप देखिए, शेषव, लोहा, पुस्तक, लकड़ी। तो यहाँ पे लोहा जो है एक लोहे की जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक जो है यहाँ पे पुस्तकों की जाति का बोध करा रही है, और लड़की यहाँ पे एक लड़कियों की जाति का बोध करा रही है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका शैशव हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है? अवस्था होती है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो ये कौन सी होगी? आपकी कहीं ना कहीं एक आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो आपको बताना है कि कौन से इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक मैंने आपको समझाया था, आपको माइंड में क्या सेट करना है, जहां पर आपके लेने देने, खरीदने, बेचने की बात होती है वहां आप संप्रदान कारक समझते हैं। अब आप अपने एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन देखिए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो आप कहेंगे कि ये वाली बात तो हमें थर्ड ऑप्शन में सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो राजा है उसने क्या दिए हैं? कंबल दिए हैं, निर्धनों को कंबल दिए हैं। जहाँ देने की, लेने की, खरीदने की बात होती है वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्वयं ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम होगा ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये जो वह है ये आपका किस में आता है? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर में कौन सा आपका सर्वनाम है। एक आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष
होता है, तो उन तीनों में से वह कौन सा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। मतलब आपकी जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताएंगे आप, वो कौन सा आपको लग रहा है पूरी तरह से। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण जो बताया जाएगा वो होगा आपका तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, कारक का अर्थ है। कारक का अर्थ क्या होता है, कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कारखाने वाला। तो जो कारक है, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है, तो वो क्या हो जाता है, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपके भाववाचक के अंदर आते हैं। पशु, पक्षी आदि ये भाववाचक के अंदर आते हैं। गुण दोष आते हैं, दिशाएं आती हैं, आभूषण आते हैं। तो आप खुद कहेंगे कि मैम भाववाचक के अंदर तो भाव है। अब हमारा ईर्ष्या का भाव है, हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर दोष है, ये सभी क्या है, हमारे भाव हैं। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपके सामने विशेषण है तो वो कोई ना कोई विशेषता बताएगा। जैसे मैंने कहा मैं काली हूँ या मैं गोरी हूँ, या तुम काले हो या तुम गोरे हो, तो मैंने तुम्हारी विशेषता कैसे बताई, तुम्हारे रंग से बता दी। या मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ, या तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो, तो ये मैं क्या बता रही हूँ, आपकी विशेषता बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपने बताया मदन कैसी पतलून पहनकर आया है, काली, तो उसकी पतलून की विशेषता हमने बताई है, तो काली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ये बात सिर्फ आप इस क्वेश्चन में ही याद मत रखिए, ये बात आप अपने जीवन में भी याद रखिए कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तो प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं भी मिला तो अनुभव जरूर मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको अपने जीवन में भी लाना है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में क्या है आपका, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो आप कहेंगे सफलता का हम संबंध किससे बना रहे हैं, प्रयास से बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक संबंध बोधक है, क्योंकि हमें क्या करना है, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक क्या करना है, प्रयास करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है देखना, तो आप हमारे चैनल पूजा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ डेली आपको सुबह 6 बजे एक वीडियो मिलती है, जिससे आपकी ऊर्जा पहले से अच्छी हो सके। आगे बढ़ते हैं। को के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, को और के लिए ये आपके किस कारक के चिन्ह होते हैं, संप्रदान के होते हैं, करण के होते हैं, संबोधन के होते हैं, अपादान के होते हैं। तो संप्रदान को के लिए होता है, ये आपका सही हो जाता है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, जो आपकी क्रिया से बनती है वो कौन सी संज्ञा है, थकावट है, बुराई है, बुढ़ापा है, आलस है। तो थकावट यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है जो ये कवि है इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो ये कवि है, कवि कवियों की जाति के बारे में बता रहा है, सभी कवि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे सभी जितने भी कवि हैं उन सब की बात कर रहे हैं, तो उनकी जाति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो आप देखिए, यही इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था, धीरे धीरे, और अब यहाँ पे क्या हो गया? मंद मंद। तो जब ऐसे होता है तो ये क्या हो जाता है? आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना होगा, घुटना होगा, पिघलना होगा या फिर तड़पना होगा। तो यहाँ पे आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तड़पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। अब मानव शब्द है, मानव से आप भाववाचक संज्ञा बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? मानसी होगा, मनुष्यता होगा, आदमियत होगा या मानवता होगा। तो सही क्या होगा? आपका मानवता होगा। जब मानवता है ये आपकी एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका, कवि जो है, कवि को आप क्या लिखते हैं? कवयित्री लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, परिश्रमी हैं, तो इसमें आप कौन से विशेषण का बोध करा रहे हैं? गुणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का या फिर परिमाणवाचक विशेषण का। तो जो परिश्रमी है, अगर हम कह रहे हैं वो लड़का बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं उसकी गुण का बोध करा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा शब्द है जो पर्याय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? मतलब कि जिसे आप हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाते हैं। देव है, छात्र है, नक्षत्र है या प्राण है। तो प्राण जो है हमेशा हमारा बहुवचन में ही आता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमेशा आप बहुवचन बोलते हैं लेकिन दिखने में लगता है वो एक वचन है, तो वो अपवाद होते हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक का चिन्ह चयन कीजिए। मतलब आपको उपयुक्त कारक बताना है, कौन सा होगा। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अब आप इसे पूरे सारे जो भी आपके पास ऑप्शन है उन्हें फिल करके देखिए। जैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न से। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प ढूंढना है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सारे जो भी ऑप्शन है 4 होते हैं सभी प्रश्न के लिए। सभी प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं जो है ये इस क्वेश्चन का बता देता है कि ये क्या है? आपका निपात है। जहाँ पे नेगेटिव आ जाता है वो क्या हो जाता है? निपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? जो पेड़ है उस पर कौन बैठे हैं? पक्षी बैठे हैं। जब हमारा पर आता है तो कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, अपादान होता है, संबंध होता है या फिर अधिकरण होता है। तो जब भी किसी के स्थान की बात होती है तो वहां पे आ जाता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में जो आजकल है, ये आजकल क्या है? एक क्रिया विशेषण है, या फिर एक अव्यय है, या फिर एक सर्वनाम है, या फिर एक क्रिया है। तो इसमें जो आजकल है ये आपका एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाली है।
हरियाली क्या है? एक जातिवाचक संख्या है, एक समूहवाचक संख्या है, एक भाववाचक संख्या है या फिर विशेषण है? तो जो हरियाली होती है वो आपकी एक भाववाचक संख्या होती है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, उसकी एक तरह से गुण का बोध करा रहे हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है पुल्लिंग। मैंने आपको बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए आप पूरा वाक्य बनाइए। जैसे आपका पहला ऑप्शन है बुढ़ापा। अब आप कहते हैं बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापा आ गया सही लग रहा है, गई गलत लग रहा है। तो गया किसके साथ होता है? पुल्लिंग के साथ होता है। तो बुढ़ापा आपका इसका सही जवाब ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका अव्यय नहीं है। आज अव्यय नहीं है, कल अव्यय नहीं है, इधर अव्यय नहीं है या फिर किसे अव्यय नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। ये किसे जो है यहाँ पे सबसे डिफरेंट है, ये यहाँ पे अव्यय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो हंसना जो होती है वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं आ रहा है, बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मानना ये है थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ के जाइए, बेशक हाई लेवल मत पढ़िए, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि पॉइंट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित से बनी भाववाचक संख्या है। अगर पंडित से बनी भाववाचक संख्या आपको बतानी है तो आप क्या बताएंगे? पंडित्य होगा, पंडिताइन होगा, पठन होगा या सभी होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जिसे हमेशा आप बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके पास हस्ताक्षर है, समाचार पत्र है, चिड़िया है, तिजोरी है। तो पहला ही आपका इसमें सही हो जाता है। जो ये हस्ताक्षर होते हैं ये आपके सदैव बहुवचन में आते हैं। ऐसे ही आपका प्राण शब्द था जो हमेशा बहुवचन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। हंसना आपकी सकर्मक क्रिया होती है या फिर पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया होती है या फिर सोना आपकी सकर्मक क्रिया होती है या फिर रोना आपकी सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे आप खुद देखिए, हंसना, सोना, रोना, पढ़ना, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको क्या दिख रहा है? पढ़ना सबसे अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ सकर्मक क्रिया कौन सी होगी आपकी? पढ़ना आपकी एक सकर्मक क्रिया है जहां पे आप कर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है। पंडित क्या करता है? दूध पीता है। तो इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? तो यहाँ पे पंडित क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो पंडित यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी वो काम कर रहा है दूध पीने का, वो उसका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कर्ता कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हुआ है किसी और एग्जाम में। कवि जो है ये कौन सी संज्ञा है? कवि आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया आपको बताई है कि जहां पर पहला कार्य खत्म होके आप दूसरा कार्य करते हैं वो आपकी पूर्वकालिक होती है। जैसे ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, शाम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। शाम पहले क्या करता है? दूध पीता है और उसके बाद वो कहाँ जाता है? घूमने जाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है उसकी दूध पीना यहाँ पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है, धातु के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अब आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। पढ़ना आपकी अकर्मक है, लेना आपकी अकर्मक है, खाना आपका अकर्मक है, या रोना आपका अकर्मक है। तो रोना हुआ, हंसना हुआ, सोना हुआ, ये क्या हो जाती हैं? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति के अंदर आपका अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर हमारा है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथाशक्ति जो है इसमें एक अव्यय जुड़ा हुआ है यथा, जिससे ये क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोमसा में समास है। चोमसा में आपका द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो जहाँ पे ज़्यादातर आपकी संख्या का बोध होता है वो आपका होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आजाद शत्रु में कौन सा समास है? तो आजाद शत्रु जो है इसमें तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। तो आजाद शत्रु जो है ये हमारा होता है बहुव्रीहि समास। तो जिन समास से किसी तीसरे पद का बोध होता है वो हमारे कौन से होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, चौराहा मतलब चार राहें। तो चार क्या है? एक संख्या का बोध करा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यथाशीघ्र। तो आप देख सकते हैं आप इसे इजीली बता देंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो अगर इस वीडियो में आपने पढ़ लिया तो आप बताएंगे कि ये आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें यथा लगा है। तो ये क्या है? एक अव्यय है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंकज में कौन सा समास है? तो जो पंकज है, पंकज में आपका द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। तो पंकज जो है ये आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इससे एक आपका तीसरा ही मीनिंग निकल के आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में आपका द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो जो उपकूल है इसके अंदर आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसके पहले आपका उप जो है ये आपका यहाँ पे अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण होता है जिसके आगे संख्या होती है। माता पिता में कोई संख्या नहीं है, और ये आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर आपका बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। और नवग्रह आपका कौन सा है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास का अर्थ है। जो समास है इसका अर्थ क्या होता है? किसी चीज को संक्षेप में लिखना, विच्छेद करना, विस्तार करना, नवीन अर्थ करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है संक्षेप में लिखना समास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? तो लिखने पढ़ने में आपका कौन सा समास होता है?
लिखना और पढ़ना दोनों ही पद आपके क्या है यहाँ पे प्रधान है। तो द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास, यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्ट अध्यायी समास है। अष्ट अध्यायी समास क्या है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो अष्ट अध्यायी का मतलब क्या हो? 8 अध्याय। तो ये आपका द्विगु भी हो सकता है और ये आपका कर्मधारय भी हो सकता है। बहुत से जगह पे इसका आंसर द्विगु होता है क्योंकि ये संख्या को मान लेते हैं, बहुत सी जगह पर ये कर्मधारय भी हो जाता है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द हैं। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास में कौन सा है? पहला आपने पढ़ा दशानन। तो आप कहेंगे और ऑप्शन तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ लिया, दशानन से हमें रावण याद आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो जो चंद्रशेखर है इसमें हमारा होगा बहुव्रीहि समास। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चंद्र किसके शिखर पर है? शिव के शिखर पर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में नी जो है यहाँ पे क्या है? एक अव्यय है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? एक तरफा होगा, धनज्ञ होगा, आत्मनिर्भर होगा, वक्रतुंड होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आत्मनिर्भर हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतझड़ में समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? तो पतझड़ में भी हमारा एक बहुव्रीहि समास होता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ 100+ क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस करे जो आपके अभी तक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में और अदर टेट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो आपको साहित्य का भी प्रोवाइड कराया जाए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।